यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इन लाइनों से आपको क्या समझ में आया? जो मेरे कहने का मतलब है वो सिर्फ इतना है, इन कुछ लाइनों में ये अर्थ बताता है कि तिनका तिनका उठाने से चिड़िया का आशियाना बना, और राहों से मंजिल कैसे पाई? वो छोटे छोटे कदम बढ़ाने से आपको मंजिल मिलेगी। थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करने से आप अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जैसे चिड़िया मेहनत करती है, इतनी छोटी सी होती है, लेकिन उसे अपना आशियाना बनाने के लिए बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी तो एक कामयाबी का आशियाना बनाना है। बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत आपकी एक दिन बड़ा रूप लेगी, और वो मेहनत एक दिन रंग लाएगी और आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। तो आज की ये वीडियो हम अपनी स्टार्ट करेंगे स्वर के साथ। वर्णमाला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, हिंदी से रिलेटेड 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होंगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो स्वर के साथ। आज का जो टॉपिक होगा वो केवल स्वर, हम स्वर के बारे में डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि मेरी वीडियो में जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। मैंने ये स्वर टॉपिक इसीलिए लिया है, यहाँ से जो बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चन निकल के आएंगे आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को आप छोड़ ना पाएं, उन क्वेश्चंस को आप 100% अटेम्प्ट करें। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप कर पाएंगे। बस उसके लिए आपको एक ही चीज करनी होगी, मेरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा और इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। स्वर होता क्या है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पिछली वीडियोस में समझाई हुई है, लेकिन क्योंकि आज ये वीडियो इसी टॉपिक पर रिलेटेड है तो मैं इसकी परिभाषा अगेन बता देती हूँ, आप चाहो तो उसे नोट कर लीजिए। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो, या वे वर्ण जिनके उच्चारण में भीतर से जो वायु निकलती है वो बिना किसी अवरोध के कारण निकले, वही हमारे स्वर कहलाते हैं। फिर आपको समझ में आ गया होगा, जो वे ध्वनियाँ जो बिना किसी अवरोध के या बिना किसी की सहायता से उत्पन्न हो, बोली जाए, वही आपके स्वर कहलाते हैं। तो देखते हैं हमारे स्वर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और ओ से औरत। इतने ही स्वर होते हैं आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने आपको बताया था स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर हमारे 11 ही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो थी बात संख्या की, परिभाषा हमने समझ ली। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन से होते हैं? ये होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या होगा, मैं आपको बताऊं कि स्वर सामान्यतः तो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हेडिंग होगी वो होगी हमारी स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार, तो ये तो थे सामान्यतः। सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स समझिए, सबसे पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। सेकंड होगा आपका दीर्घ स्वर, एंड थर्ड होगा आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर। ओके फ्रेंड्स, सामान्यतः आपके स्वर ये 3 प्रकार के होते हैं। ये मैंने यहाँ पर ये सामान्यतः ये वाले प्रकार क्यों बताए,
अब आप लोग जो बच्चे इनके बारे में पढ़ चुके हैं वो ये सोच रहे होंगे कि मैम आप तो संयुक्त स्वर बता रही हैं, प्लुत स्वर भी होता है। बिल्कुल, बने तो रहिए, मैं उसको भी बताऊंगी वो कहाँ आता है। अभी फ्रेंड्स सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं यहाँ से बता रही हूँ। जो मैंने आपको 11 स्वर बताए ये यहाँ से हैं। अब कौन कौन से होते हैं तो देखिए जरा। ह्रस्व स्वर, इसके परिभाषा सुन लीजिए। वे स्वर जो बोलते समय कम समय लें, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल के दिखा देती हूँ। अ, ई, उ, समझ पाए? जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। कौन कौन से होते हैं आपके? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। आप दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा? दीर्घ स्वर। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। यहाँ पर इन जो ह्रस्व स्वर है यहाँ पर बिना मात्रा के वर्ण यूज हुए हैं, यहाँ पर मात्रा वाले यूज होंगे। देख लीजिए, दीर्घ से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो यहाँ पर जो भी होंगे स्वर वो बड़े होंगे, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। समझ में आ गया आपको? छोटा आ यानी कि ये छोटा है, तो ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ ह्रस्व में आ गए। ये 3 आपके ह्रस्व में आ गए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके उसमें आए हैं दीर्घ में। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम संयुक्त स्वर, ये कौन से होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपने संयुक्त स्वर वो कौन से होते हैं। अब आप ये देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़े ऊ, यहाँ तक आपके स्वर डिवाइडेशन में हो चुके हैं। आपने इनको बांट लिया ह्रस्व में कौन से हैं और दीर्घ में कौन से हैं। अब हम चलते हैं नीचे, ये हमारे पास रह गए हैं 5 स्वर। री, अब आप ये बताइए री किस में होगा। तो देखिए आपको क्या लग रहा है, इसको बोलने में कितना समय लग रहा है? री, री कम समय लग रहा है? बिल्कुल, आपका ये आएगा ह्रस्व स्वर में, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसके उच्चारण में कोई अत्यधिक समय नहीं लग रहा है, इसलिए री हमारा ह्रस्व स्वर में आएगा। दीर्घ स्वर में मात्रा वाले आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये भी तो मात्रा वाले हैं, बता रही हूं, अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। संयुक्त स्वर वे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हों, यानी कि वे स्वर जो स्वरों की सहायता से मिलकर बने वही आपके संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनके अंतर्गत आएंगे आपके ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आएंगे, बता देती हूं मैं आपको। ए हमारा छोटा ए किससे मिलकर बनेगा? आपका छोटा आ प्लस छोटी ई आपका मिलके बनेगा ए। प्रोनाउंशिएट कीजिए इसको, बोल। तो फ्रेंड्स, संयुक्त स्वर में हमारे ये वाले स्वर होंगे, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब ये कैसे बने? ये स्वरों की सहायता से मिलके बने। फॉर एग्जाम्पल, छोटा आ और छोटी ई से मिलके बना आपका छोटी ए। इसी तरीके से छोटा आ प्लस ऊ, इससे मिलकर क्या बनेगा आपका ओ। इसलिए इनको संयुक्त स्वर बोला जाता है, क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बने हुए स्वर होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा? 2 स्वरों से मेल से जो स्वर बनेंगे वही स्वर आपके संयुक्त स्वर कहलाएंगे। बड़ी ए के लिए आ प्लस ई हो जाएगा, बड़ी ओ के लिए आ प्लस ऊ हो जाएगा। तो आओ, प्रोनाउंशिएट करके देखिए। आई, छोटे आ से ई को मिलाया अए, बड़े आ से ई को मिलाया आए। यहाँ पर छोटे आ से ऊ को मिलाएंगे ओ और बड़े आ से ऊ को मिलाएंगे तो औ। इस तरीके से हमारे संयुक्त स्वर बन गए हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जैसे भी सुटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो थे इनका स्वर का बेसिक, सामान्यतः 3 भागों में हमने विभाजित किया। अब जो मैंने ये 11 स्वर बताए इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं चलती हूँ इसके अगले भाग में। तो फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको 11 स्वरों के बारे में बताया।
अब मैं आपको उन वर्णों के बारे में बताना चाहूंगी जो हमारे स्वर के साथ ही लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अंग और अह, ये आपके स्वर के साथ लिखे जाने वाले दो वर्ण हैं। अब इनको क्या बोलते हैं? इन दोनों को आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा अयोगवाह कहा गया, जो योग न होने पर भी साथ रहें, जिनका योग न होने पर भी साथ रहें, इसीलिए आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह का नाम दिया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इनको अयोगवाह बोला जाता है। अब पर्टिकुलर हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं जल्दी से। तो देख लीजिए कि अंग और एक होता है चंद्रबिंदी वाला और एक होता है जिसमें हम ये अह लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्योंकि ये स्वर के बाद आते हैं इसलिए इन्हें अनुस्वार बोला जाता है। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये वे ध्वनियां हैं जो नाक से निकलती हैं, मुख से नहीं, इसीलिए इन्हें अनुस्वार बोला जाता है। जैसे कि अंगूर, अंग, इसलिए इनका प्रयोग हिंदी भाषा में अंग की बिंदी के रूप में किया जाता है। और संस्कृत भाषा में जो आपके व्यंजन होते हैं क वर्ग से लेके कौन से प वर्ग तक के 5 वर्ग होते हैं, इसमें जो 5वां वर्ण है, 5वां वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंग, व, ण, न और म, ये आधे, ये आपके संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं और हिंदी भाषा में हम अंग की बिंदी लगाकर अनुस्वार को प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर ज़रा समझा देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए संस्कृत भाषा में मैं यहाँ पर लिखती हूँ कुछ शब्द और यहाँ पर लिखूंगी मैं हिंदी भाषा में। संस्कृत में अंग से लेके लिख लेते हैं, जैसे कि गंगा, गंगा, संस्कृत में इसको ऐसे लिखा जाएगा और हिंदी में लिखा जाएगा बिंदी लगाकर, अंग की बिंदी लगाएंगे। संस्कृत भाषा में लिखते हैं हम पंच, हिंदी भाषा में लिखेंगे इसको पंच, इस तरीके से। गंदा, हिंदी भाषा में इस पर बिंदी लगाएंगे। इस वाले यहाँ वाला कोई शब्द ले लीजिए, जैसे कि कंठ, और हिंदी भाषा में लिखेंगे कंठ। इससे आपको समझ में आ गया होगा अनुस्वार को संस्कृत में इस तरीके से यूज करते हैं और हिंदी भाषा में अंग की बिंदी लगाकर शब्द हम लिखते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ण की ओर, जो है अनुनासिक। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला पार्ट मैं जरा रफ कर देती हूँ क्योंकि अनुनासिक मुझे आपको समझाना है। अनुनासिक, इनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक वे ध्वनियाँ होती हैं जो नाक और मुंह दोनों से ही निकलती हैं। इसके लिए नाक से ध्वनि निकलती है केवल, और इसमें नाक प्लस मुख दोनों से ही निकलती है। और इसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं चंद्रबिंदी के रूप में। फॉर एग्जाम्पल चांद, आंख, ये तो हो गया हमारा अनुनासिक। अनुस्वार आपको समझ में आ गया, अनुनासिक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, इसको देखते हैं क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं विसर्ग। हिंदी भाषा में इसे 2 बिंदी लगाकर डिनोट किया जाता है और संस्कृत भाषा में भी इसे 2 बिंदी लगाकर ही लिखा जाता है। शब्दों को कैसे लिखते हैं देखिए, जैसे कि संस्कृत में लिखते हैं ऐसे करके गजह, तो इसको जब बोलते हैं तो अंत में ह की ध्वनि निकलती है, गजह। ओके फ्रेंड्स, अब हिंदी में कैसे लिखते हैं देख लीजिए, दुख। हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं और संस्कृत में इसका प्रयोग अत्यधिक होता है, हिंदी में बहुत कम किया जाता है। संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रयोग विसर्ग का किया जाता है। तो इसको मैंने आपको स्वर में इसलिए समझाया क्योंकि ये स्वर के साथ लिखे गए हैं। जो आपकी वर्णमाला है वहां पर व्यंजन से पहले जो स्वर लिखे जाते हैं उन्हीं के साथ इनको लिखा जाता है। अब इन सब के बीच में मैं आपको बताना चाहूँ, ये हमारे स्वर का टॉपिक इतना कंप्लीट हो चुका है। इतने ही आपके स्वर होते हैं, ये आपके स्वर औतक होते हैं। इनको स्वर के अंतर्गत लिखा गया इसलिए मैंने समझाया है, लेकिन ये आपके स्वर नहीं हैं, ये आपके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और इनको हम अयोगवाह बोलते हैं।
अब हम चलते हैं अपनी वीडियो के उस पार्ट पर जिसमें हम स्वर का जो प्रकार होंगे वो मात्राओं पर आधारित पढ़ेंगे। मात्राओं पर आधारित स्वर के कितने प्रकार हैं वो हम देख लेते हैं। देखते हैं मात्राओं के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। मात्राओं के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये आपका मात्राओं के आधार पर प्लुत स्वर कहा जाएगा। ये जो सामान्यतः प्रकार होते हैं उसमें हम संयुक्त स्वर बोलते हैं, और मात्राओं के आधार पर जब इनको विभाजित किया जाता है तो हम प्लुत स्वर को लिखते हैं। ह्रस्व स्वर मात्राओं के आधार पर इसको कैसे विभाजित करेंगे, इसको बोला जाता है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। ओके फ्रेंड्स, क्यों बोलते हैं? ह्रस्व स्वर को लिखने या बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ह्रस्व स्वर में छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ ये स्वर होते हैं, और इन पर कितनी मात्रा है? केवल ये सिंगल स्वर ही इनकी मात्रा है, इन पर एक से ज़्यादा अधिक मात्रा नहीं है, इसीलिए इनको एक मात्रिक स्वर बोला जाता है और सबसे कम समय लगता है इनको बोलने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इनको द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। द्विमात्रिक स्वर, अब आप समझ गए होंगे इसके शब्द से ही, इसके शब्द के अर्थ से। द्विमात्रिक यानी कि 2 मात्राओं का समय लगे, 2 मात्राओं का समय। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इन स्वरों को या इन वर्णों को, वर्ण तो बोलेंगे ही इनको क्योंकि ये स्वर हैं तो वर्ण भी हैं, तो जब इन स्वरों को लिखते हैं जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, इसमें संयुक्त स्वर भी आ जाएंगे। जो पहले मैंने विभाजन किया था उसमें ह्रस्व और दीर्घ अलग अलग थे, यहाँ पर इस विभाजन में दीर्घ स्वर में इन 3 स्वरों को छोड़कर सभी स्वर इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ए, ऐ और ओ, औ ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो मैं आपको बताऊं 2 मात्राओं का समय लग रहा है, कैसे मिले? मैंने आपको बताया संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जो 2 स्वरों से मिलकर बने, 2 स्वरों के मेल से बने। तो यहाँ पर एक स्वर जब दूसरे स्वर से मिलकर बनता है तभी तो 2 मात्राएं जुड़ी हैं इसमें। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ, अ प्लस ई। यहाँ पर जब 2 मात्राएं जुड़ेंगी तो आपका ए बनेगा। जैसे कि आ प्लस ई, अब इससे मिलके बना आपका ए। इस तरीके से जब 2 मात्राएं मिलेंगी तो वो बनेगा दीर्घ स्वर। यहाँ से आप ये चीज़ समझ लीजिए, इनको द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर 2 मात्राओं का मेल हो रहा है, 2 मात्राओं का समय लग रहा है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर बोला जाता है। अब हम चलते हैं प्लुत स्वर की ओर। प्लुत स्वर इसको त्रिमात्रिक बोला जाता है। त्रिमात्रिक स्वर, क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का प्रयोग होता है इसलिए इसको हिंदी के जो 3 अंक ये जो होता है इससे डिनोट करते हैं। हिंदी का जो 3 अंक ये जो ऐसे बनता है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ओम, ओम, ओम इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो स्वर होगा आपका, ये आपका प्लुत स्वर होगा। हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर का कोई उपयोग नहीं है, संस्कृत में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको संस्कृत का भी स्वर बोला जाता है। तो ये वाला स्वर आपका संस्कृत में उपयोग किए जाने वाला है, हिंदी में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए हिंदी में हम सामान्यतः 3 स्वरों को पढ़ते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले मैंने वो 3 विभाजन संयुक्त स्वर के साथ क्यों किए थे, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगी, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर इनसे मिले जो शब्द होते हैं, इनसे मिलकर जो शब्द बनते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, उनसे लेकर आप जरा ध्यान से समझिए उसको। मैं जरा इसको रफ करके उसको समझा देती हूँ। हमारे लिए दीर्घ स्वर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो क्यों होता है उसी को जरा ध्यान से समझिए और वीडियो के लास्ट तक देखिए। बस थोड़ी सी वीडियो और है, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो हम ह्रस्व स्वर से जब दीर्घ स्वर बनता है या ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के शब्दों को जब हम लिखते हैं तो देखिए क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दीर्घ स्वर हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम जरा सा सीख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ह्रस्व स्वर से मिले हुए
यानी कि इनसे बने हुए शब्द, ह्रस्व स्वर से बने शब्द, और यहाँ पर दीर्घ स्वर से बने शब्द। देखते हैं कि दोनों ही वर्ण जो हमारे व्यंजन होंगे सेम व्यंजन हम लिखेंगे, लेकिन डिफरेंस कितना होगा जरा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कम, क्योंकि यहाँ पर सिंगल मात्रा है तो इसलिए ह्रस्व स्वर से मिलके बना होगा कम। अब यहाँ पर दीर्घ स्वर में ऐसे बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो द्विमात्रिक है तो हम यहाँ पर एक मात्रा को लगा देंगे। कम काम, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। कम का मीन्स कम, काम यानी कि कोई काम, बिल्कुल ही अर्थ अलग है। इसी तरीके से नल, नल पर हम यहाँ पर मात्रा लगा देंगे तो नाल, दोनों ही अर्थ अलग अलग हो रहे हैं। इसी तरीके से दम, और इस पे मात्रा लगा देंगे द्विमात्रिक तो दाम, इनके भी अर्थ बिल्कुल अलग हैं। अब दीर्घ स्वर हम अत्यधिक प्रयोग में लाते हैं। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हिंदी लिखते समय जब हम भाषा लिखते हैं तो जिसमें कम मात्रा, एक मात्रा वाले शब्द बहुत ही कम प्रयोग में किए जाते हैं, और एक से ज़्यादा मात्रा वाले यानी कि दो मात्रा से बने हुए जो स्वर होते हैं, उनसे मिले हुए जो शब्द होते हैं वो अत्यधिक उपयोग में लाए जाते हैं। अब जैसे कि इसमें लिखती हूँ मैं पिन, एक मात्रा लगाई है मैंने, सिर्फ इसमें लिखती हूँ बड़ी वाली पीन, दोनों में ही अंतर है, बिन बीन। अब आप समझ पा रहे हैं कि एक मात्रा और द्विमात्रा से मिले जो शब्द बने होते हैं, हमारे व्यंजन सेम है पर मात्रा को बदलने पर अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इनका डिफरेंस समझाया कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या डिफरेंस होता है, इनसे मिलकर जो शब्द बनते हैं और उनमें मात्रा लगाने से इनका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। अब मैंने आपको आज की वीडियो में स्वर से रिलेटेड पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ समझा दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को मोटिवेशन मिल जाएगा और आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो भी पहुंच जाएगी, और हो सकता है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट साबित हो जाए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।